वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम मई मंथ का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। बट आज का ये जो करंट अफेयर्स है मई मंथ का, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मंथली करंट अफेयर्स के अलावा अन्य वीडियोज़ भी दिए जा रहे हैं, जैसे पुरस्कार, सम्मान एवं पदक, नवीनतम पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, दशक और उनकी थीम, योजनाएं एवं कार्यक्रम, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुएं, रिपोर्ट, सर्वेक्षण, सूचकांक, भारतीय कला एवं संस्कृति, विभिन्न शहरों और संस्थाओं के परिवर्तित नाम। तो ये जो आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं ये आपके करंट ओरिएंटेड ही हैं, तो आप उन वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका मंथली करंट अफेयर्स इन वीडियोस के बिना अधूरा है। वहाँ पर मैंने एक साल के अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें हुई हैं, मान के चलिए मैंने अगर जीआई टैग वहाँ पर वीडियो पढ़ाया है तो जीआई टैग में आपके करंट में जितनी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, साथ ही साथ आपके जितने भी आपके जीआई टैग से रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी मैंने वहाँ पर शामिल किए हैं। तो वो आपके करंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं सभी के सभी। तो उसमें एक साल के करंट के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। आप उन वीडियोज़ को देखना ना भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस मंथ का करंट अफेयर्स। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। आपको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप चीज़ों को समझें, लिखें, ताकि आपके माइंड में एक बार वो चीज़ें जाएं। जब आप रिवीजन करें तो आपको दोबारा से थोड़ा सा और समझ में आए। पीडीएफ का मतलब है कि आप फ़ोन में कहीं ना कहीं रख लेंगे और उसको खोलकर कभी नहीं देखेंगे, तो कोई मतलब नहीं है उसको देने का। सो आइए शुरुआत करते हैं मई मंथ का करंट अफेयर्स। पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इन्होंने असम का एक ज़िला है, कौन सा ज़िला है? तिनसुकिया ज़िला। कौन सा ज़िला है? तिनसुकिया ज़िला। आपको ज़िला भी याद रखना है, राज्य भी याद रखना है कि असम का एक ज़िला है तिनसुकिया ज़िला। यहाँ पर M15 पेट्रोल जो है लॉन्च किया गया है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया है, यह किस ज़िले में लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है तिनसुकिया ज़िले में। आपसे राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपके तिनसुकिया ज़िले में, असम में आपका जो है M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है। अब हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो आपको यही याद रखना है इनकी स्थापना कब हुई थी, तो फाउंडेड में याद रखिएगा कि इनकी स्थापना जो आपकी की गई थी तो वो आपकी की गई थी 1959 में। कब की गई थी? 1959 में इनकी स्थापना की गई थी। अगर मैं आपसे बात करूं हेडक्वार्टर्स की, तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं चेयरपर्सन की, तो वर्तमान में इनके जो चेयरपर्सन हैं उनको आपको याद रखना है कि इनके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है। तो वर्तमान में चेयरपर्सन जो हैं वो हैं आपके श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं आपकी क्या है? वर्तमान में चेयरपर्सन है आपकी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। किसके? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। एक बार आप मेरी बात मानकर देखिए, लिखिए चीज़ों को, फिर रिवाइज़ करिए, लिखने के तुरंत बाद फिर रिवाइज़ करिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कैसा करने वाली? आइए जानते हैं। एक आपका IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप हुआ, इसमें स्वर्ण पदक जीता है हर्षदा शरद गरुड़ ने। किसने? हर्षदा शरद गरुड़ ने। आपको इनका नाम याद रखना है कि हर्षदा शरद गरुड़ ने आपका IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये ऐसा गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, फर्स्ट इंडियन वीमन बनी है। आपका IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप ग्रीस में हेराक्लियोन में आपका आयोजित हुआ था। कहाँ पर? ग्रीस में हेराक्लियोन में आपका आयोजित हुआ था। ठीक, तो आपको याद रहेगा हर्षदा शरद गरुड़ ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और ये जो आपका IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुआ था हेराक्लियोन ग्रीस में हुआ था।
समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश राज्य में आपका मेडटेक जोन के विशाखापत्तनम परिषद में हेल्थ क्लाउड डिज़ाइन स्थापित किया है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हेल्थ क्लाउड डिज़ाइन आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में मेडटेक जोन के विशाखापत्तनम परिसर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन के विशाखापत्तनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिज़ाइन आपका स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? फिर से बोलिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पर आपका है? ये आपका वियतनाम में है। तो सबसे जो बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज है वियतनाम में है, ये आपका खोला गया है, फिर से खोला गया है। इसे वियतनाम का बाख लांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है। आपको बस इतना याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पर खोला गया है, आपसे यही पूछा जाएगा। तो ये वियतनाम में खोला गया है। और इसे वियतनाम में क्या कहते हैं? जैसे हमारी जो भाषा होती है तो हम अपनी भाषा में इसको कुछ और बोलते हैं हमारे देश में। अब ऐसे वियतनाम में इसको क्या बोलते हैं? बाख लांग पैदल यात्री पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाख लांग पैदल यात्री पुल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के बारे में। कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हाल ही में जो है आपके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा तिथि घोषित की गई कि हम 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाएंगे। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव जी द्वारा तिथि घोषित की गई, तिथि घोषित की गई। इन्होंने कहा है कि आपके 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाएंगे? 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप लोग याद रखेंगे कि आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब आपका सेलिब्रेट होगा? आपसे 5 अक्टूबर को। अब हम मई मंथ का करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो मई मंथ के जितने भी दिवस हैं हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इनका। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मई मंथ में आपका 3 मई को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व 3 मई को हम हर वर्ष क्या सेलिब्रेट करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आप सभी को याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस दिवस की जो आपकी थीम थी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। क्या थीम थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। जिस मंथ का आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी में नोट कर लीजिएगा आपके ये दिवस। हम 2022 की थीम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। उसके बाद हम आ जाते हैं 8 मई को। हम प्रतिवर्ष 8 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की जो थीम थी इस बार की, आप लोग याद रखिएगा, बी ह्यूमन काइंड। इस बार की ये जो है आपकी थीम रही। ठीक, अब आपको यहाँ पर 7 मई से पहले एक दिवस और याद रखना था, मैं बताना भूल गई। 7 मई, ठीक है, 8 मई के पहले एक दिवस और याद रखना है। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं हम। क्या? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस, ठीक, विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई को। अगर आप 1 मई को भी याद रखना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, 1 मई को हम प्रतिवर्ष विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं हम प्रतिवर्ष। ठीक, तो 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, 3 मई को हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 7 मई को हम विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं, 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 11 मई। तो 11 मई को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। कब? आपकी 11 मई को मनाते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं 24 मई को।
24 मई से पहले आप लोग जो हैं 22 मई का देख लीजिए, क्योंकि 22 मई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम थी, सभी जीवों हेतु साझे भविष्य का निर्माण। सभी जीवों हेतु साझे भविष्य का निर्माण। साझे भविष्य का निर्माण। साझे भविष्य का निर्माण। ठीक, लिख लेंगे आप लोग इतना। और अब चलते हैं हम 24 मई पे कि हम 24 मई को क्या मनाते हैं। तो 24 मई को हम क्या मनाते हैं? 24 को हम मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस। उसके बाद हम 25 मई को क्या मनाते हैं? तो हम 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस। उसके बाद हम आ जाते हैं 29 मई को। तो 29 मई को हम आपका माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। कौन सा? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। बस एक और आपको याद रखना है मई मंथ में, और आपके मई मंथ के जितने भी दिवस आपके हैं वो आपके फिनिश हो गए। बस इतने ही याद रखने हैं। 31 मई को हम क्या मनाते हैं? 31 मई को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आपका जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस दिवस की आपकी जो थीम थी वो क्या थी? पर्यावरण की रक्षा करें, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या थी? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ENVIRONMENT, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, या हिंदी में लिख सकते हैं पर्यावरण की रक्षा करें। तो ये आपके सारे के सारे मई मंथ के जितने भी आपके दिवस हैं, ये आपकी रिवीजन होगा। एक बार नोट कर लीजिएगा थीम सहित। मूव करते हैं आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पत्रकार बोरिया मजूमदार, किसको? बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब इनको जो है बैन कर दिया गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। किसको? बोरिया मजूमदार को, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपसे नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया जा रहा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? डॉक्टर रेड्डीज, हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया जा रहा है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे परिसीमन आयोग के बारे में। ये पॉइंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिसीमन आयोग, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, इन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया है। किसने? आपके जो परिसीमन आयोग हैं, इन्होंने फिर से आपके जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को तैयार किया है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को हाल ही में परिसीमन आयोग के द्वारा तैयार किया गया है, तो इस आयोग की नेतृत्व करता है, या जिसे आप अध्यक्ष कहते हैं, वो कौन है? तो बस आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायमूर्ति कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी जो हैं, क्या हैं? आपकी इस आपके आयोग की अध्यक्ष रही हैं, नेतृत्व करता रही हैं। याद रखेंगे आप लोग। अब आपके लिए ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि आपके जो है इस रिपोर्ट के अनुसार परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा की कितनी आपकी सीटें आवंटित की हैं? तो याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के कि इस अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कश्मीर के लिए विधानसभा की कितनी सीटें? 47। और जम्मू के लिए कितनी? और जम्मू के लिए 43 सीटें आवंटित की हैं। बस यही आपसे पूछा जाएगा कि कितनी सीटें आपकी आवंटित की गई हैं। तो आपको नंबर नहीं भूलना है कि आपकी 43 जम्मू के लिए एंड 47 आपके कश्मीर के लिए आवंटित की गई हैं। याद रखिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कश्मीर के लिए कितनी सीटें आवंटित की हैं, कश्मीर विधानसभा के लिए, और जम्मू विधानसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की हैं।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के सामने है, ये भी आपका काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये आपका एशिया की पहली एजेंसी ऐसी बनी है, कौन? दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस जो है आपकी आपके पूरे एशिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुई है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी आपकी बनी है दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। कौन बनी है? नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। अगर मैं बात करूं आपसे नाटो की, तो आइए थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो आपको नाटो का पूरा नाम पता होना चाहिए। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ NORTH, नॉर्थ अटलांटिक ATLANTIC, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी TREATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, नाटो का पूरा नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। नाटो के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहला इनकी स्थापना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थापना आप लोग याद रखिएगा। इनकी जो स्थापना हुई थी नाटो की 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूँ इनके हेडक्वार्टर्स, जिन्हें आप मुख्यालय कहते हैं हिंदी में, इनके मुख्यालय हैं आपके ब्रुसेल्स में हैं। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है यहाँ इनके हेडक्वार्टर। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो ये आपके बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में इनके हेडक्वार्टर हैं, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके नाटो में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो इनके जो सदस्य हैं, वो आपके 30 सदस्य हैं। 30 सदस्य देश जो हैं इनकी हैं। इनमें से आपका जो 30वां सदस्य बना है, वो आपको याद रखना है कि 30वां सदस्य यानी कि जो इनका लेटेस्ट होगा, सबसे अंतिम होगा, तो उत्तरी मैसिडोनिया बना है। कौन बना है? उत्तरी मैसिडोनिया इनका जो है अंतिम, जो आप कहेंगे सदस्य, वो बना है, या फिर लेटेस्ट कहें, नया कहें, तो याद रखिएगा। और अगर मैं महासचिव की बात करूं कि आपके नाटो के महासचिव कौन है? महासचिव, महासचिव, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। महासचिव, तो महासचिव आपको याद रखना है, नाटो के महासचिव का नाम क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग इनका नाम है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो ये हुआ नाटो के बारे में। अब आप याद रखेंगे कि नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली जो एजेंसी बनी है वो दक्षिण कोरिया की है। नाम क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। आगे आपका जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे 1ली से 5वीं कक्षा के सभी सरकारी जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें छात्रों को सभी कार्य दिवसों के लिए, जो आपके मतलब कार्य दिवसों का मतलब क्या है? जितने दिन स्कूल खुलेगा उनकी बात की जा रही है। तो जितने दिन स्कूल खुलेगा उतने दिन पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अभी तक बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था, अब बच्चों को यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि वो पौष्टिक नाश्ता भी देंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को आपका जो है पौष्टिक नाश्ता देंगे, तो तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राखीगढ़ी हिसार, क्या? राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है आपका। इसमें खुदाई की नवीनतम दौर के व्यापक लेआउट वाले घर और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। आपसे यही पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार जो नवीनतम खुदाई हुई है हिसार आपकी राखीगढ़ी में, जो कि हिसार हरियाणा में है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो एक जल निकासी व्यवस्था प्राप्त हुई है और आपके घरों के लेआउट प्राप्त हुए हैं। खाली इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, किसके द्वारा ये आपकी जो है अनुसार कहा गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मुख्य जो आपके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा जी, इनको जो है ग्राम उन्नति बोर्ड के नए और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इनको जो है अब ग्राम उन्नति बोर्ड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है कि भारत में हिंदी के संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है आपके भारत में हिंदी के संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के तहत आपके संयुक्त राष्ट्र को कितने का आपका जो है योगदान दिया गया? तो याद रखिएगा 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। बायोगैस से चलने वाला भारत की पहली जो आपके हैं पहली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक,
याद रखिएगा, भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, जो कि आपके बायोगैस से चलेगा। किससे? बायोगैस से चलेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि फोर्ब्स की सूची के बारे में है आपसे, कि फोर्ब्स की सूची में 2022 की सूची में लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपसे ये तो पूछा जाएगा कि मतलब फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है, तो आप याद रखिएगा कि फोर्ब्स के अनुसार हाईएस्ट, ये लिख लीजिएगा यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर रह गया है ये पॉइंट, फोर्ब्स हाईएस्ट यानी कि सर्वाधिक, हाईएस्ट पेड मतलब सर्वाधिक जो पेड आपके एथलीट रहे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक पेड आपके एथलीट कौन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हाईएस्ट पेड जो एथलीट रहे हैं हमारे, वो लियोनेल मेसी रहे हैं। कौन रहे हैं? लियोनेल मेसी रहे हैं 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। कितने डॉलर के साथ? 130 अमेरिकी मिलियन डॉलर के साथ। ये क्या है? आपके मेसी जी आपके एक फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी आपके फुटबॉलर हैं। तो याद रखिएगा कि ये फुटबॉलर हैं, सभी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस हैं। कहाँ के हैं ये? याद रखिएगा ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ के हैं, और ये हाईएस्ट पेड एथलीट रहे हैं आपकी फोर्ब्स के अनुसार। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से ये है कि दुनिया भर में 2022 की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ये आपके 53वें स्थान पर रही है। दुनिया भर में आपके जो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची जारी की गई है, इसमें मुकेश अंबानी की जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रही है ये आपके जो हैं 53वें स्थान पर रही है। ठीक, सूची में रिलायंस शीर्ष क्रम में, भारतीय फर्म, इसके बाद जो है भारतीय स्टेट बैंक है आपका। भारतीय स्टेट बैंक जो आपका रहा है, याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की जो रैंक रही है वो आपकी 105वीं रही है। कौन सी? 105वीं रही है। ठीक है, उसके बाद आपका HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक जो रहा है वो 153वें स्थान पर रहा है। और उसके बाद आपका ICICI बैंक रहा है 204 पर। लेकिन आपको बस यही मुकेश अंबानी जी का याद रखना है, बाकी भारतीय स्टेट बैंक का याद रख लीजिएगा, ये नहीं याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि आपकी जो है रिलायंस के बाद कौन सी आपका जो है फर्म भारत में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सस्पेंशन ब्रिज है चेक गणराज्य में यात्रियों के लिए खोला गया है, और इसका नाम जो है स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। क्या रखा गया है? स्काई ब्रिज 721। याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ, वो आप लोग याद रखिएगा। पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति है। कौन सी? पीले ट्यूलिप फूल, पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति कौन सी है? इस प्रजाति का जो नया नाम रखा गया है, पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नया नाम जो रखा गया है वो मैत्री रखा गया है। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनाथ कोविंद द्वारा नीदरलैंड की यात्रा के दौरान ये नाम रखा गया है, पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री। किसकी? रामनाथ जो कोविंद थे, रामनाथ कोविंद द्वारा नीदरलैंड की यात्रा के दौरान, नीदरलैंड की यात्रा के दौरान क्या रखा गया है इसका नाम? इसका नाम रखा गया है आपका मैत्री रखा है, पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम दौरान रखा गया। आपसे यही पूछा जाएगा पीले ट्यूलिप फूल की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? मैत्री रखा गया है। किसके द्वारा? आपके कोविंद जी के द्वारा। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व की पहली उड़ने वाली जो बोट है, विश्व की पहली उड़ने वाली बोट, आजकल तो अजीब अजीब से ही टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये पहली उड़ने वाली जो बोट है ये आपका जो है उत्तरी इटली जो है, उत्तरी इटली में पो नदी पर इसका परीक्षण किया गया है। आपसे यही पूछा जाएगा कि विश्व की पहली उड़ने वाली जो बोट है इसका नाम तो याद रखिएगा रेसबर्ड है। क्या है? रेसबर्ड है। इसका जो परीक्षण किया गया वो उत्तरी इटली में पो नदी पर किया गया है। किस नदी पर? उत्तरी इटली में पो नदी पर परीक्षण किया गया। पो नदी पर इसका जो है परीक्षण किया गया कि उड़ पा रही है कि नहीं भैया, किया गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पर मे मंथ में याद रखना है कि त्रिपुरा के जो है नए CM बनाए गए हैं। त्रिपुरा के नए CM भी बनाए गए थे मे मंथ में, नए CM। तो वो नए CM जो बने हैं उनका नाम है डॉक्टर माणिक साहा। क्या नाम है? डॉक्टर माणिक साहा। ये जो डॉक्टर माणिक साहा बने हैं ये आपके नए CM बने हैं।
इसके पहले जो सीएम थे, मतलब इन्होंने किसकी जगह ली है ये भी महत्वपूर्ण है। तो विप्लव कुमार देव की इन्होंने स्थान लिया है। किसका? विप्लव कुमार देव का इन्होंने स्थान लिया है। राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आपके भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र, ये जो आपका केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? आपका जो याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण है। तो मोदी जी द्वारा नेपाल के पीएम जो हैं शेर बहादुर के साथ जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लुम्बिनी में किया गया है। कहाँ पर? लुम्बिनी में किया गया है। और इसमें जो है आपके लुम्बिनी में जो किया गया है उद्घाटन पीएम मोदी के साथ साथ, और जो आपके नेपाल के जो पीएम हैं जिनका नाम है आपका शेर बहादुर देउवा। क्या नाम है इनका? शेर बहादुर देउवा, इनके साथ किया गया है। याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से कि ईगा स्विएटेक ने महिला एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? रामपुर उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे ग्राम पंचायत पूछी जाए तो ग्राम पंचायत आप याद रखिएगा, कौन सी ग्राम पंचायत है ये? पटवई। कौन सी? पटवई ग्राम पंचायत में उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको जो है आईपीएल के बारे में कुछ यहाँ पर चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल में आपकी जो है 2 नई टीमें शामिल की गई थी। तो 2 नई टीमें कौन सी थी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 2 नई टीमें कौन सी शामिल हुई थी। 2 नई टीमें शामिल हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। पहला है आपका लखनऊ टीम, लखनऊ, और दूसरा आपको याद रखना है गुजरात। लखनऊ और गुजरात, ये 2 टीम आपकी शामिल हुई हैं। ठीक। आईपीएल 2022 का जो खिताब है वो गुजरात टाइम्स ने जीता है। तो नेक्स्ट पॉइंट तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका गुजरात टाइम्स ने जीता है। गुजरात टाइम्स, याद रखेंगे आप लोग, गुजरात टाइम्स। ठीक। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो है पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा कि आपका जो पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड है, पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? तो ये राजस्थान रॉयल्स को मिला है। किसको? राजस्थान रॉयल को मिला है। राजस्थान रॉयल को मिला है ये आपका अवार्ड। ठीक, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आपको बस 2 और फैक्ट याद रखने हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑरेंज जो कैप है वो किसको दिया गया है और किस लिए दिया जाता है, तो पहला तो आपको ऑरेंज कैप याद रखना है। कौन सा कैप याद रखना है? ऑरेंज कैप। जब आप ऑरेंज कैप याद रख लेंगे तो फिर मैं आपको पर्पल कैप बताऊंगी। ठीक, पहले ऑरेंज कैप याद रखिएगा। ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ये दिया गया है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो ऑरेंज कैप जो आपका दिया गया है ये आपके जोस बटलर को दिया गया है। किसको? जोस बटलर को दिया गया है। जोस बटलर को दिया गया है। अब ये आपका ऑरेंज हो गया ना, अब हम पर्पल पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, पर्पल कैप। पर्पल जो आपका कैप दिया गया है ये किसको दिया गया है? जिसने आपका जो है सर्वाधिक विकेट लिए हैं। तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी, सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है ना, याद रखेंगे आप लोग। सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन रहा है? ये यजवेंद्र चहल रहे हैं। सब लोग जानते होंगे, धनुश्री जो है आपकी, इनके हस्बैंड हैं ये यजवेंद्र चहल। ठीक, याद रखिएगा, यजवेंद्र चहल ने जो है सर्वाधिक विकेट लिए हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा जारी, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020, इनके द्वारा ये जो है नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 जारी की गई।
और इस रिपोर्ट में आपका पता है क्या कहा गया है? ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात देश में जन्म के समय कहाँ पर है। बस आपको यही याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। देश में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे जो आपका अधिक है समय, अधिक लिंगानुपात लद्दाख में कितना है? तो आपका ये है 1104 दर्ज किया गया है। कितना दर्ज किया गया है? 1104 दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा यहीं पर है, ठीक, दर्ज किया गया। सेकंड नंबर पर कहाँ पर दर्ज किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कितना? आपकी 1101। और सबसे कम जो आपका दर्ज किया गया है, सबसे कम जो दर्ज किया गया लिंगानुपात, वो मणिपुर में दर्ज किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में 880 आपका दर्ज किया गया। याद रखेंगे आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका है पीरामल समूह के अध्यक्ष जो हैं, जिनका नाम अजय पीरामल है। अजय पीरामल को महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो पीरामल समूह के जो अध्यक्ष हैं अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। अब आपको यहाँ पर आपने अवार्ड पढ़ा तो मुझे अवार्ड से याद आया है इंटरनेशनल, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल। हालांकि मैं ये बता चुकी हूँ आप लोगों को कई बार, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है एक बार और बताना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022। ये जो है आपकी एक यूपी की मैनपुरी की एक महिला हैं। कहाँ की? यूपी की मैनपुरी की महिला हैं, और इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, और इनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री। इनको ये पुरस्कार दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय भाषा की ये पहली पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे हम? रेत समाधि कहेंगे। क्या कहेंगे? रेत समाधि कहेंगे। इनकी पुस्तक को दिया गया, ये भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। ये जो आपकी पुस्तक है, इसको किसके द्वारा अनुवादित किया गया? तो याद रखिएगा, डेजी रॉकवेल। क्या नाम है? डेजी रॉकवेल के द्वारा इस पुस्तक को आपका अनुवादित किया गया है, डेजी रॉकवेल। इसके पहले जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, जो आपका जीता गया था 2021 में, वो डेविड डियोप के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? डेविड डियोप के द्वारा। इनकी जो रचना थी एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस रचना के लिए दिया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की शुरुआत 2005 से हुई है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट आपके सामने है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार आगामी मार्चे डू फिल्म में भारत को कौन सी फिल्म? आपकी मार्चे डू फिल्म में भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया जाएगा। फिल्म का नाम याद रखना है, और आपके किसने ऐसा कहा है वो मंत्रालय याद रख लेना। और क्या कहा है? आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पॉइंट कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में मेक्सिको को पछाड़कर शीर्ष प्रेषण, आप प्रेषण को मत देखिए, आपको समझ नहीं आएगा, रेमिटेंस है, ठीक है। आपका जो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वो आपका किसने प्राप्त किया है? आपको ये याद रखना है। तो किसने प्राप्त किया है सर्वाधिक रेमिटेंस? आपके भारत ने किया है। और आपके किसको पछाड़ा है? मेक्सिको को। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो भारत में होता है। सेकंड नंबर पर किसको होगा? जिसको पछाड़ा है, वो भी ऐसी बात है, मेक्सिको को। एंड थर्ड नंबर पर कौन होगा? थर्ड नंबर पर आपका चीन होगा। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ धन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये टर्म क्या है रेमिटेंस। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर हूँ अभी इंडिया में, हालांकि मैं अपने इंडिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल बता रही हूँ। मैं अपना यूएसए चली गई, ठीक है, यूएसए चली गई तो मैं अपने कुछ तो कमा रही होंगी वहाँ पर 2-4-10 रुपये, तो अपने मम्मी पापा को भेजूँगी। तो कैसे भेजूँगी? मैं बैंक के माध्यम से भेजूँगी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजूँगी, या फिर मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगी। आजकल तो इतने यही आपके माध्यम है भेजने के। तो जो मैं अपने पापा को भेजूँगी पैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से, तो इसी धनराशि को रेमिटेंस कहा जाता है। कि जब कोई प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र से धनराशि भेजता है, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। समझ गए आप? तो सर्वाधिक रेमिटेंस आपके भारत को प्राप्त होता है, सेकंड नंबर पर मेक्सिको को, एंड थर्ड बने आपका चाइना। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे।
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे 1 मिनट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि भारत जो है किसको पछाड़कर कौन से स्थान पर सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। भारत आपका जो है 4th नंबर पर बना है। सबसे बड़ा वाहन बाजार आपके भारत में चौथे स्थान पर है। हमारा भारत चौथे स्थान पर है। याद रखिएगा आप लोग, बस इतना ही याद रखना है। और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स, फिर इसको हम डी ऑटोमोबाइल कर देंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ये कई बार मैं रिवीजन करवा चुकी हूँ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनके द्वारा राजस्थान का एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसको भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कौन सा? 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए, अगर हम कहाँ की बात करें, जहाँ पर ये घोषित किया गया है, राजस्थान में घोषित किया गया है ना, राजस्थान में घोषित किया गया है ना। तो ये राजस्थान में घोषित किए जाने वाला चौथा है, लेकिन भारत के हिसाब से देखें तो 52 नंबर का है, यानी कि आपके राजस्थान में 3 और होंगे, ऐसे 3 और बाघ अभ्यारण्य होंगे। तो यही आपको देखना है कि 3 और कौन से हैं। फर्स्ट वन रणथंभौर, कौन सा है? रणथंभौर है, ठीक है, रणथंभौर। सेकेंड वन सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का। एंड थर्ड वन इज मुकुंदरा, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स आपका जो है ये टाइगर रिजर्व है आपके कहाँ पर? राजस्थान में। और 4th आपने देख ही लिया है किसको? आपके रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को आपका चौथा टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित किया गया है। ओके, अब यहाँ पर बाघों की बात हुई है तो मुझे एक चीज़ याद आई है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन अथॉरिटी, AUTHORITY। तो ये जो आपके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इनकी बैठक हुई। किनकी बैठक हुई? आपके NTCA की एक बैठक हुई। अब ये बैठक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो अभी आप समझ जाएंगे। ये जो आपकी बैठक हुई है ये 20वीं बैठक है। इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं आपके वो कहाँ पर हैं। तो देखिए, ये तो मैं बार बार बताती रहती हूँ, मध्य प्रदेश में कितने? 526 हैं। कितने हैं? 526 हैं, ठीक। अब आपसे ये पूछा जाएगा सेकंड नंबर पर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कितने हैं? 2 कम कर दो, खाली 524 कर दो। ये पूछा जाता है कि ये जो इनकी बैठक हुई ना, चूँकि देखिए ये ऐसे आपके जो है आप कहेंगे कि जानवर हैं जिनको संरक्षण प्रदान करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इनका हमारे पर्यावरण में कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा रोल प्ले होता है, ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जब ये विलुप्त हो जाएंगे तब हमें समझ में आएगा। खैर, विलुप्त तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इनकी बैठक का। तो इनकी बैठक का जो आयोजन हुआ था पक्के बाघ अभ्यारण्य में हुआ था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर हुआ था। ये जो बैठक हुई इनकी NTCA की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, ये पक्के बाघ अभ्यारण्य में हुई है। कहाँ पर हुई है? पक्के बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना होगा। वैसे इसकी बाकी की सभी जो बैठकें हैं वो न्यू दिल्ली में होती थी। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इधर पे हुई है, इसीलिए मैं आपका इतना ज़्यादा यहाँ पर कहूँगी कि ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। बस इतना ही मेरा उद्देश्य था कि आप इसको समझें। अभी तक तो ये न्यू दिल्ली में करते आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से इनका जो है पक्के बाघ अभ्यारण्य में मन बन गया अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर इनकी बैठक हुई। तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है, अब याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ और याद आई है। एक आपका जो है एलिफेंट था, काबनी नाम था जिनका। क्या नाम था? काबनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा काबनी। ये जो हाथी थे, ये आपके हाथी थे ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने दांतों के कारण। आप सभी को पता होगा इनके टस्क जो हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं दांतों के कारण इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। बहुत बुरे तरीके से इनको जो है मार दिया जाता है। तो इनके जो दांत थे इस वजह से ये इतने ज़्यादा फेमस थे। इनकी जो है डेथ हो चुकी है, हालांकि इनको जो है मारा नहीं गया, इनकी नेचुरल डेथ हुई है, ठीक।
तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो आपकी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुई थी। कहाँ पर है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इनकी मृत्यु हुई है। कर्नाटक में है ये आपका बांदीपुर। एक बांधवगढ़ है, एक बांदीपुर है। आप कन्फ्यूज मत होइएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है जो कि आपके कर्नाटक में, इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। ठीक, तो आपको याद रखना है काबनी क्या है, फेमस है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो हाथी है, 3 राज्य आपके ऐसे हैं जिनका ये राज्य का जो है आपका राजकीय पशु माना जाता है। क्या माना जाता है? राजकीय पशु माना जाता है। क्या माना जाता है? राजकीय पशु माना जाता है। तो वो 3 राज्य कौन से हैं जिनका ये राजकीय पशु है? पहला आपका केरला, एंड सेकंड वन आपका क्या है? कर्नाटक है, कर्नाटक। और सबसे ज़्यादा जो हाथी देखे जाए ना, तो सर्वाधिक जो हमारे हाथी हैं वो हमारे कहाँ पर हैं? वो हमारे कर्नाटक राज्य में ही पाए जाते हैं। एंड थर्ड वन है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। याद रखिएगा कि कौन कौन से 3 राज्यों का ये राजकीय आपका जो है पशु है। केरल का है, कर्नाटक का है, झारखंड का है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं वो असम में पाए जाते हैं। फर्स्ट पर आपके सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा है यूपी साइड नहीं पाए जाते, डेली एक की मौत होती। ठीक, अब आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट देखा जाए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपका कब लॉन्च हुआ था, यही पूछा जाता है। तो 1992 में आपका लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1992 में आपका लॉन्च हुआ था। याद रखेंगे आप लोग। सो इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि केरल राज्य के स्वामित्व वाला OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किसका? OTT प्लेटफॉर्म वाला। मतलब इनका खुद का स्वामित्व का मतलब क्या है? जिस पर आपकी ऑटोनॉमी हो। जैसे मेरा फ़ोन है तो इस पर किसका स्वामित्व होगा? ओबियसली आप कहेंगे मैम आपका ही होगा। आपकी किताबें हैं, खुद की किताबें हैं, किसका स्वामित्व होगा? आपकी चलती होगी उन पुस्तकों पर। तो वही आपको समझना है कि इनका खुद का जो राज्य का है एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इन्होंने जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा केरल बन गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका है ब्रिटिश पर्वतारोही हैं एक, जिनका नाम है केंटन कूल। क्या नाम है? कूल। ठीक, कूल याद रख लीजिएगा। इन्होंने आपके जो है 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट को फतह किया है। किसने किया है? केंटन कूल ने याद किया है। ठीक, अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं ना अभी तो जियोग्राफी में, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चीज़ों में। अब आपको फटाफट से जवाब देना है कि माउंट एवरेस्ट भारत में तो नहीं है, ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। अगर हम देखें माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ क्योंकि ये नेपाल में नहीं है भाई। ये सॉरी आपके भारत में नहीं है, विश्व आपके नेपाल में है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। किसकी है? विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पर है ये? नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल में है। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है आपकी। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे ये पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट आपके जो है कौन से हिमालय पर है? तो ये बृहद हिमालय का है। बृहद हिमालय पर स्थित है आपका जो है क्या? माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय की भी ये सर्वोच्च चोटी होगी। ओबियस सी बात है, जब वर्ल्ड में आपकी सर्वोच्च है तो बृहद हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी ही होगी। जो माउंट एवरेस्ट हैं इनको नेपाल में कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चूँकि ये नेपाल में ही स्थित हैं तो नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा। कौन सा माथा? सागर माथा, याद रखिएगा, सागर माथा। तिब्बत में इसको कुछ और ही कहते हैं, तो तिब्बत में भी नाम याद रखिएगा। तिब्बत में इसको कहते हैं चेमा लुंगमा। क्या कहते हैं? चेमा लुंगमा। चेमा लुंगमा। चेमा लुंगमा का जो अर्थ होता है ये महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी इसका अर्थ होता है। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ें। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के सामने है। पॉइंट है आपसे 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। अभी थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी आपकी जो है इन्होंने मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। बस आपसे यही पूछा जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर आपकी NGS के द्वारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर। कितनी ऊंचाई पर? 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। आपके किसके द्वारा? NGS के द्वारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट आपका है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम देखें 2021-2022 के लिए, तो भारत ने सबसे ज़्यादा एफडीआई आपका जो है प्राप्त किया है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई, इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई आप लोग समझते हैं, अभी मैं आपको समझा देती हूँ, अब 2 मिनट में समझ जाएंगे। ठीक, देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ध्यान से समझिएगा। एफडीआई किसी देश के एक फर्म है, मान के चलिए इंडिया का कोई फर्म है या फिर कोई व्यक्ति है। अगर मैं अच्छी खासी कोई अच्छी पर्सनैलिटी होती, मेरे पास अच्छा खासा पैसा होता, तो मैं, ओबियस सी बात है, मैं दुनिया की कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती थी, है ना। ऐसे ही कोई भी देश का फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म वगैरह हो, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति हो जो दूसरे देश में स्थित जो आपकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें जो निवेश किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। समझ गए आप लोग? एफडीआई जो होता है वो जैसे निवेशक होते हैं। निवेशक का मतलब क्या उन्हें जो निवेश करते हैं, जैसे हम हुए, आप हुए, मतलब हम और आप तो निवेश नहीं कर पाते दूसरे देश में, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि जो निवेशक होते हैं, निवेश करने वाला जो होता है, निवेश यानी कि जो अपना पैसा लगाता है, जो निवेश करने वाला होता है वो बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीदारी की सुविधा प्रदान जो है कर पाता है एफडीआई के थ्रू। किसके थ्रू? एफडीआई के थ्रू। समझ गए आप लोग कि एफडीआई किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश। जैसे मैं निवेश करूं कहाँ पर? यूएसए में, मैं निवेश करूं जर्मनी में, या फिर मान के चलिए कि आपका जो है रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है ये निवेश करें आपका जो है आपके अमेरिका में, कोई आपकी अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें जो इन्वेस्ट किया जाता है वो आपका एफडीआई है। तो यही आपको याद रखना है कि भारत जो है एफडीआई प्रवाह दर्ज करने वाला जो है आपका भारत वित्तीय वर्ष कौन से में दर्ज किया है इसने? 2021-2022 में। अब आपसे ये पूछा जाता है कि वित्त वर्ष 2020-2021 में आपका जो है भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन रहा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा निवेशक रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा निवेशक जो रहा है वो आपका कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वित्त वर्ष 2021-2022 में कौन सा आपका जो है देश है सबसे बड़ा निवेशक रहा है? तो भारत में सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर रहा है। ठीक, अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, धीरे धीरे ऐसी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका एक जो है मात्र 10 ईयर्स की एक जो हैं जिनका नाम है आपका रिदम ममानिया। क्या नाम है इनका? रिदम ममानिया, मात्र 10 ईयर के। ठीक है, रिदम ममानिया। ये इतनी छोटी लड़की है, आप जब देखेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। मात्र 10 ईयर की हैं रिदम ममानिया, और ये आपकी बर्ली महाराष्ट्र की जो है चैंपियन स्केटर रही हैं। ये जो है आपकी स्केटर की जो है चैंपियन रही हैं। इन्होंने नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि मात्र 10 ईयर की होने के बावजूद रिदम ममानिया जो है इन्होंने एवरेस्ट फतह की है। याद रखिएगा आप लोग, इधर हमारे ऊपर तो एक एग्ज़ाम आ जाए तो हम लोगों को लगता है क्या हो गया ये, इतनी छोटी सी लड़की, सोचो आप लोग, एवरेस्ट बेस कैंप की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो है पर्वतारोही बनी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि संगीत अकादमी ने वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कारों की घोषणा की है। इन्होंने जो है वर्ष 2020 के लिए, 21 के लिए, 22, तीनों वर्ष के लिए जो है पुरस्कारों की घोषणा की है। कौन सा पुरस्कार? संगीत कला निधि पुरस्कार। याद रखिएगा आप लोग। 2020 के जो विजेता इन्होंने बताए हैं वो इन्होंने बताए हैं नेवेली आर संतान गोपालन। क्या है बताए हैं? नेवेली आर संतान गोपालन। नेवेली आर संतान गोपालन। ये क्या है? ये आपके गायक हैं और गुरु हैं। कौन है? गायक हैं और गुरु हैं। 2021 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये तिरुवरूर भक्त वत्सलम रहे हैं। कौन रहे हैं? भक्त वत्सलम रहे हैं। ये क्या हैं आपके? ये भी आपके कलाकार हैं। ठीक है, ये मृदंगम कलाकार हैं। क्या हैं? मृदंगम कलाकार।
और आपके गुरु भी हैं ये, ठीक। तो ये 2 व्यक्ति आपको याद हो गए। अब 2022 के जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। ये आपके जो हैं GJR और आपके विजय लक्ष्मी, इन 2 व्यक्तियों को जो है 2022 का विजेता घोषित किया गया है। याद रखिएगा आप लोग कि आपके संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तीनों वर्ष के। याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये इसी बार घोषित किए गए हैं तीनों के इकट्ठा, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 के दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भारत की 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा टाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में शामिल किए गए हैं। भारत के केवल 3 ही लोग शामिल किए गए हैं। पहला आपको याद रखना है आपकी करुणा नंदी। कौन है? करुणा नंदी हैं। सुनिएगा ध्यान से बस। पहला करुणा नंदी, सेकंड वन गौतम अदानी। गौतम अदानी जी को सभी लोग जानते हैं, गौतम अदानी जी। एंड थर्ड वन आपके जो हैं कौन है? खुर्रम परवेज हैं। कौन है? खुर्रम परवेज हैं, खुर्रम परवेज। ये 3 व्यक्तियों को आपके जो है टाइम पत्रिका में आपका 100 सबसे शक्तिशाली आपके लोगों में शामिल किया गया। ये भारत के हैं। और आपके हम करुणा नंदी की बात करें तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं भाई, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। अदानी जी सभी को पता है कि ये बिजनेस टाइकून है। अगर हम बात करें खुर्रम परवेज की तो ये कश्मीर में आपके जो हैं कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। क्या है? मानवाधिकार कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता। ये भी याद रखना है कौन क्या है भाई, ये महत्वपूर्ण है कि कौन क्या है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। करुणा नंदी जी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, हाई कोर्ट मत कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं ये तीनों व्यक्ति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पॉइंट है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो आपका इंटरनेशनल आपका जो योगा डे था, इसमें आपका 2022 में 21 जून को आपका आयोजित होता है। आपसे ये पूछा जाए कहाँ पर ये आपका जो है मनाया गया। ये कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर में मनाया गया। कहाँ पर? मैसूर में मनाया गया है। कहाँ पर? मैसूर में। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपका जो है कहाँ पर मनाया गया है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? तो थीम याद रखिएगा मानवता के लिए योग थीम थी। मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, याद रखेंगे। मानवता के लिए योग जो है थीम रही है। और इसका संबंध आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी है। मेजबानी किसने की है? मैसूर ने की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ को घोषित किया गया है। किसको? वेस्ट टू वेल्थ को। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला शहर बना है। कौन सा बना है? आपका जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला आपका शहर बना है, ठीक। नेक्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर से संबंधित पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, इस मिशन के तहत आपका NIT तिरुचिरापल्ली जो है, यहाँ पर आपका जो है पोरुल नाम का, कौन से नाम का? परम पोरुल नाम का एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परम पोरुल जो है आपका, इस नाम का एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन जो है आपका कहाँ पर किया गया है? NIT तिरुचिरापल्ली में। और किसके द्वारा? आपके जो हैं किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा था? भारत की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज़ परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं, बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन अभिलाषा बराक रही हैं, जो कि आपके हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री जो इनकी ममता बनर्जी हैं, इन्हें सभी आपके जो संचालित विश्वविद्यालय हैं इनकी कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। किनके? जितने भी इनके राज्य में संचालित विश्वविद्यालय, इन सभी का कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। किसको? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतीय ग्रैंड मास्टर जो आपके डी गुकेश हैं, इन्होंने पुंटा प्रायमा के पहले चैंसलर सनबे फार्मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में फाइनल में इन्होंने खिताब जीता है, ठीक। याद रखिएगा किसने खिताब जीता है? आपके डी गुकेश ने जीता है। किसने? डी गुकेश ने जीता है। मैंने आप लोगों को विश्व तंबाकू दिवस के बारे में बताया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अभी आपको जिक्र किया था शुरुआत में। कब सेलिब्रेट होता है? 31 मई को आपका सेलिब्रेट होता है। आपका ये 1988
में जो है घोषित किया गया था 1988 में, WHO के द्वारा घोषित किया गया था इस दिवस को। ये इसीलिए आपको बताया गया है और आपको याद रखना है, और याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। ठीक, दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन बना है? तो आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला जैविक राज्य, दुनिया का पहला जो जैविक राज्य बना है आपका, वो आपका सिक्किम बना है। कौन बना है? सिक्किम बना है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्किम आपका अपराध मुक्त राज्य भी है, याद रखिएगा आप लोग, अपराध मुक्त राज्य भी है यही। ठीक, तो सिक्किम के बारे में याद रखना है आप लोगों को। और 2016 में 100% ऑर्गेनिक राज्य भी बन गया था ये आपका। कितनी सारी उपलब्धियां सिक्किम ने हासिल की हैं, याद रखना है आप सभी को। 2016 में इसे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला ऑर्गेनिक राज्य भी घोषित किया गया, ऑर्गेनिक राज्य भी घोषित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम है। किसने ऐसा कहा है? एक आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसने आपका जो है बताया है ऐसा। किसने? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आपका जो है बताया है, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है। ओके, नेक्स्ट आपके पॉइंट है 1 मिनट। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं आपके राजनाथ सिंह, इन्होंने उत्तराखंड हेतु एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किस हेतु? उत्तराखंड हेतु। कौन सा आपका जो है सर्कल बनाया है? संपदा सर्कल बनाया है। ये जो नया संपदा सर्कल है, इसकी स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार में आसानी के उद्देश्य से की गई है, ताकि जो व्यापार है इसमें आसानी हो, इसीलिए इन्होंने संपदा सर्कल जो है ये बनाया है। किसके लिए? उत्तराखंड के लिए बनाया है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह जम्मू कश्मीर में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। याद रखना है आप सभी को, महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सत्येंद्र नाथ जी के बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं, डूडल द्वारा इनको श्रद्धांजलि दी गई। आप सभी को पता है गूगल जो है डूडल जारी करता है। क्या करता है? डूडल जारी करता है। जो आपके सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये डूडल जारी किया जाता है। तो गूगल ने डूडल जारी किया किसका? सत्येंद्र नाथ बोस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को याद रखना है, ऐसे तो आप किसी को याद नहीं रख पाएंगे इतना। इनका संबंध आपका जो है गणित और भौतिकी से है। किससे है? गणित और भौतिकी से है। आपके सत्येंद्र नाथ बोस जी का संबंध किससे? गणित और भौतिकी से है। भौतिकी में इन्होंने क्वांटम फॉर्मूलेशन बनाया था। क्या बनाया था? क्वांटम फॉर्मूलेशन बनाया था। बस इतना ही आपको याद रखना है कि गूगल ने डूडल जारी किया है। किसका जारी किया? इनका संबंध किससे है? गणित और भौतिकी से है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। और इनका जो है 4, आप देखेंगे ये मैंने आगे का पॉइंट बताया है, 4 जून को इनको जो है 2022 में इनको श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक, तो याद रखना है आप लोगों को। हालांकि नेक्स्ट मंथ में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता दिया। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के बारे में, कि नायडू जी ने चेन्नई में तमिलनाडु के 5 बार के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है एम करुणानिधि, इनकी 16 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया है। किसका? एम करुणानिधि, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री यहाँ के रहे हैं, इनका अनावरण किया। अब उपराष्ट्रपति जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाली हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो है आपके उपराष्ट्रपति जो हैं वो कभी भी विदेश यात्रा पर नहीं जाते थे, लेकिन भारतीय उपराष्ट्रपति पहली बार आपके जो हैं विदेश यात्रा पर गए। तो याद रखिएगा, भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा पहली विदेश यात्रा जो पहली विदेश यात्रा की गई है वो 3 देशों की इनकी जो है विदेश यात्रा रही है। पहला आपको याद रखना है गैबोन। कौन? गैबोन। दूसरा आप लोगों को याद रखना है सेनेगल। गैबोन, सेनेगल, गैबोन, सेनेगल। एंड तीसरा आपको याद रखना है कतर। कौन? गैबोन, सेनेगल, कतर। ये 3 आपके जो हैं देश हैं जिनकी यात्रा आपकी जो है की गई है उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं गैबोन की, तो गैबोन जो है आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका आता है गैबोन। ठीक है, कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक, सेनेगल की बात करें तो ये भी आपके वेस्ट अफ्रीका में आता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट में आपके ये देश लाई करते हैं। ठीक,
अगर मैं बात करूँ कतर की, कतर जो है आपका मिडिल ईस्ट में आता है। किस में आता है? मिडिल ईस्ट में आता है। इतना आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं विदेश यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि बंदर की एक प्रजाति जो है जिसका नाम है दशैला मकाक, जो दशैला मकाक है, इसका नामकरण भौगोलिक रूप से अरुणाचल मकाक पर स्थित एक पूर्वी हिमालयी दर्रा है सैला, इसके नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? ये आपका एक पूर्वी हिमालयी दर्रा है जिसका नाम है सैला, इसके नाम पर बंदर की एक नई प्रजाति दशैला मकाक का नामकरण किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि आपका जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसका 17वां संस्करण का आयोजन मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि इसमें फोकस जो है आपका देश कौन सा रहा। तो फोकस देश आपको याद रखना है। फोकस देश जो रहा है बांग्लादेश रहा है। क्या रहा है? बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और यहाँ की करेंसी आप सभी को पता है टका। ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद गुजरात में ओलंपिक स्तर की खेल परिसर की आधारशिला रखी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? अहमदाबाद गुजरात में। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलाल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसका? नैनो यूरिया संयंत्र का। तो याद रखेंगे आप लोग कि नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? कलौल गुजरात में। इफ्को कलौल गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपसे जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर भारत के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में, कठुआ घाटी में। किसके द्वारा? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 2021-2022 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? आपका अमेरिका बना है। शीर्ष भागीदारी देश आपका इंडिया का कौन बना है? याद रखिएगा, अमेरिका बना है। कौन? अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन बना है? तो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर आपका चीन रहा है शीर्ष भागीदारी के रूप में। और तीसरे नंबर पर आपका कौन रहा है? तो तीसरे नंबर पर आपका जो है यूएई रहा है। कौन रहा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। पहले नंबर पर सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी अमेरिका, सेकंड पर चीन, थर्ड पर आपका यूएई रहा है। थोड़ी सी बारिश हो रही है, आप लोग इग्नोर करिएगा। बस लास्ट पॉइंट आपका बचा है, नहीं तो मैं वीडियो को पॉज भी कर देती। लास्ट पॉइंट आपका ये है कि डाक विभाग ने पहली बार गुजरात के कच्छ ज़िले में एक पायलट परियोजना के रूप में एक ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर करना शुरू किया है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर करना किसने शुरू किया है? तो आपके गुजरात के कच्छ ज़िले में आपका एक डाकघर है, इन्होंने पहली बार ऐसा किया है। किसने? गुजरात के कच्छ ज़िले के डाक विभाग ने पहली बार ऐसा किया है। एक पायलट परियोजना के रूप में एक इन्होंने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। सो ये रहा आपका मई मंथ का करंट अफेयर्स। आशा मैं यही करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा।